तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको हम कहते हैं गॉस थ्योरम। ठीक है, तो याद रख लीजिए कि गॉस थ्योरम जो है वो हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है। कुछ ना कुछ, चाहे इसके न्यूमेरिकल हो या इनके एप्लीकेशन से कोई डेरिवेशन हो, हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो गॉस थ्योरम को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होंगी, जैसे कि पहले नंबर पर एरिया वेक्टर। देखिए ये होता क्या है, इसको हम जनरली ऐसे कह सकते हैं कि एरिया की डायरेक्शन के लिए खींचा गया जो वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कुछ हो सकती है, तो ये वेक्टर हमारा कहलाता है एरिया वेक्टर। ठीक है, यानी क्या होगा, किसी भी एरिया के डायरेक्शन में खींचा वेक्टर। अब इसको देखिए थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन से समझ लीजिए। जैसे कि आप बेसिकली ये पेज देख रहे हैं, अब इसका ये एरिया है, ये सरफेस है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर। अगर इससे कोई चीज़ पास होगी तो वो ऊपर की ओर या नीचे की ओर पास होगी, लेकिन ऊपर के सरफेस की बात करेंगे तो जो भी पास होगा ये ऊपर की ओर पास होगा, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर हो गई। लेकिन जैसे इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड करने लगूँ तो क्या है, अब इसकी डायरेक्शन बदल रही है, थोड़ा सा तिरछी हो गई। समझ रहे हैं? तो जिस तरीके से, जैसे आप एक बेसिकली पेन देख रहे हैं, जैसे आप कह दो कि एक कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है। ठीक है, अब इसमें 3 सरफेस हैं, ऊपर और नीचे का सरफेस, कर्व सरफेस। तो जो ऊपर का सरफेस है उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर, नीचे का सरफेस है नीचे की ओर, कर्व सरफेस की डायरेक्शन उसके कर्व की ओर हो जाएगी, जिस कर्व में वो मूव कर रहा है। मतलब कोई अगर आप कंसीडर करते हैं पार्टिकल मूव करता है उस कर्व सरफेस पर, तो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है तो कर्व्ड डायरेक्शन में आपकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना? अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की। देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि कोई आर्क है और किसी फिक्स पॉइंट से वो किसी लाइन के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये बनने वाला एंगल, ये बनने वाला जो है थीटा, इसको हम क्या कहते थे, एंगल जनरली, और कहते थे इसकी डेफिनेशन आर्क अपॉन रेडियस, है ना। और आर्क की भी जो यूनिट होगी मीटर में होगी, रेडियस की भी यूनिट मीटर में होगी, तो एंगल की कोई यूनिट नहीं होती है। सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे ये आर्क से है, अब अगर ये आर्क से ना होकर किसी सरफेस से है, अगर ये आर्क से ना होकर किसी सरफेस से एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल सर्कुलर फॉर्म में होगा, मतलब 2 डायमेंशनल हो सकता है ये एंगल। अब ऐसे में ये हमारा जो एंगल बनेगा ये क्या कहलाएगा, डी ओमेगा। बात समझ में आई ना? यानी सॉलिड एंगल क्या है, किसी 3 डायमेंशनल बॉडी में सरफेस से उसके सेंटर की ओर जो एंगल बन रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जैसे इसको देखिए समझने का सिंपल सा तरीका है। आपने जैसे कहा था कि एंगल में आर्क अपान रेडियस, तो कोई यूनिट नहीं, तो यहाँ आर्क की जगह क्या हुआ, सरफेस। अब अपान में ऐसा कुछ हो कि कोई यूनिट ना हो, तो रेडियस जो आर थी उसकी जगह क्या होगा, आर का स्क्वायर होगा। बहुत आसान है, एंगल आर्क अपान रेडियस, तो आर्क की जगह सरफेस है तो सरफेस, और रेडियस का स्क्वायर होगा, क्योंकि इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होगी तो इसकी भी मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। तो ये मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ कि आप हमेशा याद रखेंगे। अब अगर एरिया वेक्टर के साथ यूनिट वेक्टर कुछ एंगल भी बना रहा है तो ये बेसिकली हो जाएगा कॉस थीटा। अगर एंगल नहीं बना रहा है, यानी इफ़ थीटा इक्वल टू 0, तो ऐसी कंडीशन में डी ओमेगा इक्वल टू डी एस अपान आर स्क्वायर, या ओमेगा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डी एस अपान आर स्क्वायर। इंटीग्रल डी एस मतलब टोटल कितना एरिया बनेगा उसका, तो उसका टोटल एरिया बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया 4 पाई स्टेरेडियन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो अगर कोई एरिया गिवन है और उस गिवन एरिया से फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैसे डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज़ पासिंग थ्रू एनी गिवन एरिया। किसी गिवन एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही हैं, यही क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब देखिए इनका प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ एरिया वेक्टर बनेगा और ये वेक्टर ही है, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, डॉट होगा। रीज़न क्या है, दोनों के प्लेन सेम है।
जैसे ये है एरिया, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर निकल रही है और एरिया वेक्टर भी ऊपर की ओर है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों की डायरेक्शन सेम तो है ही, और साथ में दोनों का जो प्लेन है वो भी सेम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर कोई छोटे से फ्लक्स की बात करें तो वो हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक है, या ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए हमारे पास 3 टॉपिक हो गए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉलिड एंगल और एरिया वेक्टर। अब हमें समझना है गॉस थ्योरम को, तो ध्यान से इसको सुनिएगा। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो नेट फ्लक्स होता है, कोई भी सरफेस अगर इनक्लोज्ड है, ठीक है, तो जो नेट फ्लक्स होगा यानी टोटल फ्लक्स आप कह सकते हैं, वो इसके अंदर के चार्ज के सम का 1/ε0 होगा। जैसे आप कहते हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज Q है, तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो इस Q का 1/ε0 होगा, ठीक है। या अगर आप कहते हैं बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं, तो जो टोटल फ्लक्स होगा सबके सम Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट जितने भी हैं सबका ε0। या सिंपली आप इसको कह दें कि सिग्मा QI/ε0, जहाँ I 1 से n तक होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे कि जो फ्लक्स है किसी क्लोज्ड सरफेस से, जो फ्लक्स पास होगा, टोटल फ्लक्स जो होगा वो उस क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्ज हैं उसका 1/ε0 होगा, उसके सम का 1/ε0 होगा, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, तो इसको समझिएगा। सपोज कर लेते हैं कोई एक सरफेस, और हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं एक चार्ज Q है, ठीक है। अब हम कोई एरिया कंसीडर कर लेते हैं कि जैसे ये कोई एरिया है ds, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इससे अवे, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है, डी फाई होता है ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब सॉरी ये यूनिट वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में होता इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस दोनों सेम डायरेक्शन में होता तो cos 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पर हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है, एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये एक कुछ एंगल बना रहे हैं, इसके वजह से ये cos थीटा। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है Q, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आती है वो कितनी होगी, 1/4πε0 Q/r²। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अगर, तो क्या बन जाता है 1/4πε0 और ds cos θ/r²। अब देखिए ये क्वांटिटी जो आई ds cos θ/r², मैंने बताया था इसको क्या कहते हैं, डी ओमेगा। तो 1/4πε0, ये छोटा सा फ्लक्स हमने कंसीडर किया था, याद रखिएगा। हमने सरफेस में जो थोड़ा सा फ्लक्स निकल रहा है उसके लिए कैलकुलेशन यहाँ तक की। अब अगर टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, और ये हमारा था डी ओमेगा, और इंटीग्रल डी ओमेगा की वैल्यू होती है 4π, तो ये हो गया 1/4πε0 इंटू 4π, 4π से 4π कैंसिल हो गया, माफ़ कीजिएगा Q भी था साथ में, Q/r² था ना, तो ये हो जाएगा Q/ε0। तो जो टोटल फ्लक्स आ गया वो कितना आ गया, Q/ε0, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, देखिए। और अब मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आप कहते हैं एक चार्ज के लिए तो ये हो गया, जैसे आप कहते हैं कि एक डाइपोल है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। अब आपसे कहता है कि इसमें फ्लक्स कितना पास होगा, तो आपको क्या करना है, 1/ε0 ऑफ टोटल चार्ज, यानी प्लस Q और प्लस माइनस Q, तो इनका सम 0 हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0। इस चीज़ को माइंड में रखना है कि इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज को हमें जोड़ना है और उसका 1/ε0 करना है, वही हमारा टोटल फ्लक्स होगा। और जो टिप्स है आज के लिए वो ये है कि आपको गॉस थ्योरम को समझने के लिए तो आपको ये मैंने बता दिया, एप्लीकेशंस में टिप्स आपको ये मैं देता हूँ कि
एक एप्लीकेशन अगर आप समझ जाते हैं तो गॉस थ्योरम के 6 एप्लीकेशन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस टिप्स को जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।